जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है देव एग्री कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम चर्चा कर रहे हैं प्लांट न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्वों की, और देखते हैं कि इनमें से कौन कौन से क्वेश्चन अपने एग्रीकल्चर के जो सारे एग्ज़ाम होते हैं उनमें पूछे जाते हैं। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। पौधों में या पौधों को जीवन चक्र पूरा करने के लिए 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। आपने पहली लाइन ये है कि पौधों को जीवन चक्र पूरा करने के लिए कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, तो अपन कर देंगे 17। एक बात यहाँ ध्यान रखना, अगर आपके ऑप्शन में 17 नहीं है तो आप दूसरा ऑप्शन क्या करके आओगे, वो करके आओगे आप 21 यानी 21। ठीक है ना। चलो ठीक है, क्योंकि अपने जो 4 पोषक तत्व और है जो लाभदायक है उनको भी कभी कभी इनमें गिना जाता है, तो अपन 21 भी इसका उत्तर कर सकते हैं। ठीक है ना। अगर दोनों है तो आप 17 को ही राइट मानेंगे। ठीक है ना। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। अंतिम पोषक तत्व यानी 17वां कौन सा है, तो वह है निकिल, जिसकी खोज 1987 में ब्रोन द्वारा खोजा गया। इसको किसने खोजा था? ब्रोन ने इसको 1987 में खोजा। ठीक है। तो आप बताओ 16वां कौन सा था जो इससे पहले खोजा गया था, तो वो था आपके मोलिब्डेनम, जो कि 1939 में और नॉन व स्टाउट ने इसको खोजा था। ठीक है ना। आगे चलते हैं। आगे एक महत्वपूर्ण जो है आप कह सकते हो यूनिट है या टॉपिक है, जिस पर आप स्टार लगा सकते हो। ठीक है ना। आवश्यकता की कसौटी, तो आप आवश्यकता की कसौटी देखते हैं। क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी से कहते हैं। तो अब क्या है ये, वो आप देखते हैं ये किसने दिया था। तो सबसे पहले देखते हैं ये किसने दिया था, तो ये है और नॉन व स्टाउट 1939 में इसको दिया। आप ये याद रखें कि आवश्यकता की कसौटी किसने दिया था। और दोबारा इसका जो वापस जो डिस्कवरी हुई वो किसने की, तो वो की थी और नॉन ने 1954 में। ठीक है ना। आगे देखते हैं इसकी जो क्या है, ये आवश्यकता की कसौटी क्या है, उसके यहाँ 3 पॉइंट दे रखे हैं जो अपन एक एक करके देख लेते हैं। बिना किसी आवश्यक पोषक तत्व के बिना पौधा अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर सकता। तो ये कहना चाहता है कि बिना किसी आवश्यक पोषक तत्व अगर नहीं है पौधे में, तो वो अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर सकता। पहला तो ये है। दूसरा है, जिस पोषक तत्व की कमी होगी उसकी कमी वो ही पूर्ण करेगा। जैसे किसी में नाइट्रोजनी कमी है किसी पौधे में, तो उसकी पूर्ति नाइट्रोजनी कर सकता है, अन्य कोई जो है पोषक तत्व है वो उसकी जो है पूर्ति नहीं कर सकता। ये करना चाह रहा है सेकंड पॉइंट। आगे देखते हैं थर्ड पॉइंट क्या है। उपापचय क्रियाओं में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं। जो पादप की जो उपापचय क्रियाएं हैं उसमें जो पोषक तत्व होते हैं वो आपके प्रत्यक्ष रूप से जो है उसमें भाग लेते हैं। ये थे आपके आवश्यकता की कसौटी। ठीक है ना। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कब दी थी, किसने दी थी, इसकी क्या क्या उसमें है भूमिका है और क्या क्या इसमें जो है दिया हुआ है। तो अपन इसको एक एक करके देख लिए हैं, तो आप भी ध्यान रखेंगे। ठीक है ना। आगे देखते हैं पोषक तत्वों की न्यूनता का सिद्धांत किसने दिया। आगे है कि पोषक तत्वों का जो न्यूनता का जो सिद्धांत है ना, वो किसने दिया था, तो वो दिया था आपके जस्टिस वॉन लिविंग ने आपको ये सिद्धांत दिया था। ये भी आप याद रखें। ठीक है ना। आगे देखते हैं आवश्यक पोषक तत्व, तो इसका क्या है कि ये वर्गीकरण दे रखा है, तो अपन वर्गीकरण भी देख लेते हैं। क्या है आवश्यक पोषक तत्व क्या होते हैं, तो अपन देखते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं बेसिकली। एक तो अखनिज और एक खनिज। तो अखनिज को अपन आधारभूत पोषक तत्व भी कहते हैं, संरचनात्मक पोषक तत्व भी अपन इसे कह देते हैं। तो ये होते हैं आपके 3। कितने होते हैं? 3 होते हैं। ठीक है ना। आगे देखते हैं। अब जो खनिज पोषक तत्व होते हैं वो आपके 2 प्रकार के होते हैं। एक तो मुख्य पोषक तत्व जो 6 होते हैं, और एक सूक्ष्म पोषक तत्व जो 8 होते हैं। अब जो मुख्य पोषक तत्व जो 6 होते हैं ना, अब यहाँ देखते हैं मुख्य पोषक तत्व किसे कहेंगे और सूक्ष्म पोषक तत्व किसे कहेंगे। तो वे कहते हैं जैसे जिस पोषक तत्वों की अगर मात्रा 1 ppm से अधिक है तो वो तो आपके मुख्य पोषक तत्व हो जाएंगे, और जिन पोषक तत्वों की मात्रा 1 ppm से कम है, लेस देन है, तो वो आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट यानी सूक्ष्म पोषक तत्व हो जाएंगे। अब जो मुख्य पोषक तत्व है वो 2 प्रकार के हैं। एक तो है प्राथमिक पोषक तत्व जिसे कहते हैं अपन प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स, और दूसरा है आपके सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स जिसे कहते हैं द्वितीयक पोषक तत्व। ठीक है। ये भी 3 होते हैं और प्राथमिक पोषक तत्व भी 3 होते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं, जिसमें पहला आता है आपके प्राथमिक पोषक तत्वों में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। ठीक है। द्वितीयक पोषक तत्व में क्या होता है, पहला आता है कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। ठीक है। अब इसको जो है द्वितीयक पोषक तत्व होते हैं, इसकी एक ट्रिक में आपको बता दूं। ये ट्रिक होती है जैसे MSC, जिसे आप कह सकते हैं मैग्नीशियम, सल्फर और
कैल्शियम। तो आप इसे याद रख सकते हैं, MSC से याद रख सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट या मुख्य आपके सूक्ष्म पोषक तत्वों पर देखते हैं। तो इसमें आते हैं आपके बोरोन, आयरन, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, मोलिब्डेनम, क्लोरीन और निकिल। ऐसे करके आपके ये 8 जो है सूक्ष्म पोषक तत्व हो जाते हैं। ठीक है, आगे देख रहे हैं, एक तरफ दे रखे हैं पोषक तत्व और एक तरफ दे रखे हैं पौधे को मुख्यतः उपलब्ध कि किस रूप में ये आपके जो कहाँ से उपलब्ध ये होते हैं। तो अगर कार्बन की बात करें तो वो होता है आपके कार्बन डाइऑक्साइड से। हाइड्रोजन की बात करें ये होता है आपके H2 यानी जल से। ऑक्सीजन की बात करें तो वो होता है आपके ऑक्सीजन गैस से और जल से। नाइट्रोजन की बात करें तो ये आपके नाइट्रेट और अमोनिया से होता है। अगर फास्फोरस की बात करें तो ये आपके H2PO4 से प्राप्त होता है। ठीक है ना। पोटेशियम की बात करें तो ये पोटेशियम प्लस से। कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम +2 से। मैग्नीशियम +2 से। सल्फर SO4-2 से ये प्राप्त होता है, जिसे सल्फेट कहते हैं। बोरोन की बात करें तो ये H3PO3 से प्राप्त होता है। आयरन Fe+2 से। कॉपर Cu+2 से। जिंक Zn+2 से। मोलिब्डेनम ये मोलिब्डेनम ऑक्साइड से प्राप्त होता है, ये भी याद रखें आप। क्लोरीन तो आप पता है, क्लोरीन के -आयन से प्राप्त होता है। निकिल +2 से ये प्राप्त हो जाता है। तो आप इसको एक एक करके अपन देख सकते हैं कि ये किस रूप में आपके पौधे को प्राप्त होते हैं या उपलब्ध होते हैं। तो अगर कार्बन आप देख लिए कि ये कार्बन डाइऑक्साइड से होता है, तो ऐसे करके अपन इसको देख लेते हैं। ठीक है ना। आगे देखते हैं कि अगर पोषक तत्व की अगर पौधे में कमी होती है तो वो किस रूप में प्रदर्शित करता है, उसका अपन ये डायग्राम से मैं समझाने की कोशिश करूँगा आपको। तो अपन देखते हैं, यहाँ आपको एक प्लांट दिख रहा है, ठीक है, जिसकी ये जो जड़ें हैं, ठीक है, और आपको दिख रही है कि ये पुरानी पत्तियाँ हैं, ये मध्यम पत्तियाँ हैं, ये नई पत्तियाँ हैं और ये शीर्ष भाग है। ठीक है, तो अपन देखते हैं कि जो NPK यानी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, मैग्नीशियम और मोलिब्डेनम, इनकी जो कमी है ये आपकी पुरानी पत्तियों पर प्रदर्शित होती है। तो आपको याद रखना है कि पुरानी पत्तियों पे किन पोषक तत्वों की जो है प्रदर्शित होती हैं कमी के लक्षण। तो आप 5 याद रखेंगे। ठीक है। मध्यम पोषक तत्व, अगर मध्यम पत्तियों की बात करें तो आपके इसमें आ जाएगा आपके जिंक, और नई पत्तियों की अगर हम बात करें तो उसमें आ जाएगा आपके सल्फर, आयरन, मैग्नीज और कॉपर। तो नई पत्तियों पर किन पोषक तत्वों का जो है कमी के लक्षण दिखते हैं, तो अपन ये 4 याद रखने, सल्फर, आयरन, मैग्नीज और कॉपर। और शेष भाग की बात करें तो शेष भाग में आपके कमी के लक्षण दिखेंगे कैल्शियम और बोरोन के। तो ये आप याद रख सकते हैं कि किस पुरानी पत्तियों पे किसके जो है क्वेश्चन आता भी है कि पुरानी पत्तियों पे किन पोषक तत्वों की कमी के लक्षण दिखते हैं। तो आप एक एक करके इसको पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। इधर दे रखा है पौधे में चालकता, कि पौधे में जो है अधिक चालक कौन है, कम चालक कौन है, मध्यम चालक कौन है। तो यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इसको स्टार लगा सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं अधिक चालक तो कौन कौन है। ठीक है, अधिक चालक है आपकी जो पुरानी पत्तियों पे जो जिन पोषक तत्वों की जो है कमी के लक्षण दिखते हैं वो अधिक चालक होते हैं, जैसे NPK, Mg और MO, यानी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम और मोलिब्डेनम। तो ये तो आपके अधिक चालक होते हैं पौधे में, याद रखना पौधे की बात हो रही है यहाँ। ठीक है ना। मध्यम चालकता की बात करें तो वो होता है जिंक, और कम चालकता की बात करें तो वो होता है आपके सल्फर, आयरन, कॉपर, मैग्नीज, क्लोरीन। ठीक है। और अचालक जो होते हैं, जो आपके शीर्ष पे दिख रहे हैं जिनके प्रभाव, वो होते हैं आपके कैल्शियम और बोरोन। तो आपके जो ये डायग्राम है इससे ही संबंधित ये जो इधर दे रखा है वो है कि कम चालकता जो है, जो आपकी अधिक चालक है वो तो पुरानी पत्तियों पे, जो मध्यम चालक है वो आपकी मध्यम पत्तियों पे, जो कम चालक है वो नई पत्तियों पे, और जो अचालक है वो आपके शीर्ष भाग पे प्रदर्शित होते हैं। इससे आप रिलेट करके इसको पढ़ सकते हैं। आगे देखते हैं मृदा में चालकता किस प्रकार होती है पोषक तत्वों की। तो एक एक करके देख लेते हैं। अधिक चालक कौन कौन से हैं, तो नाइट्रेट, सल्फेट, बोरोन और क्लोरीन। अगर आप मृदा की बात करें, अगर सॉइल की बात करते हैं, तो सॉइल में किस प्रकार जो है अधिक चालक जो कौन कौन से जो तत्व होते हैं वो होते हैं, तो नाइट्रेट, सल्फेट, बोरोन और आपके क्लोरीन। और कम चालक कौन कौन से होते हैं, तो वो होते हैं आपके अमोनिया, कॉपर, कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम। और अचालकता की बात करें तो वो होता है आपके फॉस्फोरस और जिंक। तो आप अचालकता को तो स्पेशल स्टार लगा के याद रखें कि पौधे में तो कौन थे अचालक, पौधे में तो आपके अचालक थे कैल्शियम और बोरोन। और सोइल की बात करें या मृदा की बात करें, इसमें अचालक कौन है, तो फॉस्फोरस और जिंक है। अब फॉस्फोरस अचालक है, इसलिए तो अपन इसको किस में देते हैं, बेसल डोज में देते हैं ना। ठीक है, आगे देखते हैं कमी के लक्षण। अपन जो ऊपर पढ़ के आए हैं वही अपने यहाँ आपके जो है डायग्राम बना के या सारणी बना के यहाँ आपके दे रखा है कि पुरानी पत्तियों पर लक्षण किस चीज़ के दिख रहे हैं,
तो आपके पोटेशियम, फॉस्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम और मोलिब्डेनम के। मध्यम पत्तियों में आपके दिख रहे हैं जिंक के। नई पत्तियों पे दिख रहे हैं सल्फर, आयरन, मैग्नीज और कॉपर के। शीर्ष पे कैल्शियम और बोरॉन के। अपन ये पहले ऊपर देख लिया है, ठीक है। आगे देखते हैं कि अंतःशिरा हरिमाहीनता। अब पहले ये इस शब्द का अर्थ अपने को आना चाहिए। तो ये शब्द ही अपने को बता रहा है कि अंतःशिरा, यानी जैसे ये कोई पत्ती है, ऐसे कोई पत्ती है, ठीक है, तो इसमें ऐसे शिराएँ रहती है इसमें, ठीक है, रहती हैं शिराएँ। तो ये बोलता है अंतःशिरा यानी अंदर वाली जो शिराएँ होती है, अंतःशिरा हरिमाहीनता, मतलब जो इसका हरापन जो है वो आपके हीनता यानी हट गया है, यानी पीला हो गया है। तो इसका अर्थ है कि जैसे जो पत्ती है उसके अंदर जो शिराएँ जो होती है, शिराएँ होती है ना, वो आपकी जो हरी नहीं होकर पीली पड़ जाती है, उस जो कंडीशन को कहते हैं अपन अंतःशिरा हरिमाहीनता, ठीक है। और वो किससे होती है? तो आपके मैग्नीशियम से की कमी से आपकी ये जो है प्रभाव आपको देखने को मिलता है पुरानी पत्तियों की। अपन बात करें पुरानी पत्तियों में, अगर पुरानी पत्तियों में आपकी अंतःशिरा हरिमाहीनता हो रहा है तो इसका मतलब है कि उसमें आपके मैग्नीशियम की कमी है। और अंतःशिरा हरिमाहीनता मैंने आपको बता भी दिया है क्या होता है, ठीक है। अगर पुरानी पत्ती है और वो संपूर्ण पीली पड़ गई है तो इसका मतलब है कि उसमें नाइट्रोजन की कमी हो गई है, ठीक है ना, ठीक है। बात कर रहे हैं अपन पुरानी पत्तियों की, ठीक है। इधर देखते हैं मध्यम पत्तियों पर कोई लक्षण ऐसा होता नहीं है। आगे देखते हैं नई पत्तियों में। अगर नई पत्तियों में अंतःशिरा हरिमाहीनता अपने को दिखाई देती है, कोई नई पत्ती है और उसमें आपके अंतःशिरा मतलब जो शिराएँ होती हैं वो अगर पीली पड़ गई है तो वहाँ किस पोषक तत्व की कमी है? तो वहाँ है आपके आयरन की और मैग्नीशियम की, सॉरी मैग्नीज की, ठीक है ना, MN मैग्नीज होता है, ठीक है। अगर कोई नई पत्ती है और वो संपूर्ण पीली पड़ गई है तो वहाँ किसकी कमी है? तो वहाँ आपके सल्फर की कमी है, ठीक है ना, सल्फर की कमी है। आप यह इसको इंपॉर्टेंट लगा के याद कर लें, कभी क्वेश्चन पूछा जाए तो, ठीक है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब अपन देखते हैं एक एक पोषक तत्वों को देखते हुए, उसका अध्ययन करते हुए कि किस पोषक तत्व से क्या कमी होती है, कैसे प्राप्त होता है, उससे देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे अपन प्राथमिक पोषक तत्वों की। और प्राथमिक पोषक तत्वों में बात करें तो पहला आ रहा आपके नाइट्रोजन, ठीक है ना। नाइट्रोजन में किस किस प्रकार से जो होता है वो अपन देख लेते हैं। मुख्यतः नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में लेते हैं, ठीक है, पहली लाइन तो ये है, नाइट्रेट के रूप में लेते हैं, ठीक है। मुख्यतः जो पौधे होते हैं वो नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन को लेते हैं। लेकिन अपवाद स्वरूप क्या है? धान, गन्ना, आलू, ये नाइट्रोजन जो होते हैं उसको अपन अमोनिया के रूप में जो है इन पौधों को देते हैं, या ये पौधे लेते ही आपके जो है अमोनिया के रूप में हैं। तो अपन अगर इसको अमोनिया के रूप में देते हैं तो ऐसे पौधे आपके अमोनोफिलिक कहलाते हैं। ये दे भी रखा है कि अमीनोफिलिक जो पौधे होते हैं वो आपके नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं? अमोनिया के रूप में। तो अपन को पूछा जाए कि अमीनोफिलिक जो है पौधे कौन कौन से होते हैं, तो अपन क्या करेंगे? धान, गन्ना और आलू, ठीक है ना, ठीक है। आगे देखते हैं मृदा में स्रोत क्या है नाइट्रोजन का, तो वो है आपके कार्बनिक पदार्थ, ऑर्गेनिक मैटर आप इसको कह सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ वे पौधे जो नाइट्रोजन को अमोनिया के रूप में लेते हैं उसको हम क्या कहते हैं? अमीनोफिलिक, जो मैंने आपको पहले बता दिया है, ठीक है। कार्य की बात करें अपन नाइट्रोजन की, तो कार्य क्या क्या होता है? तो पहला देखते हैं वानस्पतिक वृद्धि में सहायक होता है। क्लोरोफिल व पोरफायरिन वलय का निर्माण में सहायक ये होता है। प्रोटीन व अमीनो एसिड निर्माण में सहायक ये होता है। चारे वाली व पत्तीदार सब्जियों के गुणवत्ता युक्त पोषक तत्व ये होता है। अगर चारे वाले की फसलों की बात करें या पत्तीदार सब्जियों की बात करें तो उसमें आपकी गुणवत्ता युक्त पोषक तत्व कौन सा होता है? तो वो आपके नाइट्रोजन होता है, ठीक है। कमी के लक्षण आपने पहले ही पढ़ लिया कि पुरानी पत्तियों पे दिखेंगे नाइट्रोजन के, और वी आकार का पीलापन आपके खाद्यान्नों में इसके जो है लक्षण महत्वपूर्ण हैं, ठीक है ना। कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? तो पहला आता है फसलों में स्टारवेशन, दूसरा आता है फूल गोभी में बटनिंग रोग, ठीक है, बटनिंग रोग। अब बटनिंग किससे होता है? बोरोन की अधिकता और नाइट्रोजन की कमी। अब नाइट्रोजन की तो कमी होती है और बोरोन की अधिकता होती है, तब आपने रोग हो जाता है फूल गोभी में कौन सा? बटनिंग, ठीक है ना, ये भी आप याद रखें। अब नाइट्रोजन की अधिकता से भी रोग होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं? फूल गोभी में होलो स्टेम रोग, जो कि नाइट्रोजन की अधिकता और बोरोन की कमी से हो जाता है। और आलू में अगर होलो हर्ट देखें तो ये नाइट्रोजन की अधिकता से होता है, ठीक है ना। एक एक करके अपन इसको देख लेते हैं। आगे आ रहा है आपके फॉस्फोरस, ठीक है। फॉस्फोरस होता है, इसमें स्टार लगा सकते हैं अपन 2, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। तो देखते हैं क्या करना चाह रहा है। अब इसमें दे रखा है कि स्रोत क्या है, कि कहाँ से प्राप्त होता है। तो एपेटाइट एक एसिड होता है, उससे अपने को जो है फॉस्फोरस प्राप्त होता है, ठीक है। अब यहाँ एक सारणी बना रखी है, यह एक डायग्राम देख सकते हो कि जो है अम्लीय, उदासीन और क्षारीय।
तो अपने को फॉस्फोरस होता है ना, जो आपकी जो फॉस्फोरस होता है वो आपके जो है उदासीन अवस्था में ज़्यादा मिलता है, मतलब उसका जो पीएच होता है, अपने में यहाँ पीएच भी दे रखा होगा, अगर पीएच उसका होता है आपकी 6.5 से 7.5 के मध्य, तो यहाँ इस पीएच कंडीशन में आपके फॉस्फोरस जो उपलब्ध रहता है पौधे को। तो आप यही याद रखें, तो इस रूप में रहता है H2PO4-2 के रूप में आपकी जो है पौधे को अधिक रूप से जो है फॉस्फोरस प्राप्त होता है। ठीक है, कार्य की बात करें, ये कार्य इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। कार्य में क्या क्या है, जड़ों के निर्माण में यानी रूट फॉर्मेशन की अगर बात करें तो उसमें सहायक कौन सा पोषक तत्व है, तो फास्फोरस। ठीक है ना। आगे देखें, की ऑफ लाइफ यानी पौधे की जीवन कुंजी, डीएनए आरएनए के निर्माण में ये सहायक होते हैं। तो आप याद रखिए की ऑफ लाइफ किसे कहते हैं, तो आप याद रखिए फॉस्फोरस को कहते हैं। एनर्जी करेंसी, पौधे की मुद्रा, ऊर्जा निर्माण में सहायक, मतलब एटीपी और एडीपी ऐसे जो होते हैं जो है ऊर्जा निर्माण में जो सहायक है वो आपकी कौन सा है, तो फॉस्फोरस होता है। ठीक है, कलिकाओं के निर्माण में सहायक, अगर कलिकाओं के निर्माण में सहायक जो पोषक तत्व है वो कौन सा होता है, तो आपके वो होता है फॉस्फोरस। ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये सारे जो इसके करेक्टर हैं ना फॉस्फोरस के, बिल्कुल आप याद रखेंगे इसको। कमी के लक्षण अपन देखें तो पुरानी पत्तियों पे दिखेंगे क्योंकि ये प्राइमरी न्यूट्रिएंट है, और पुरानी पत्तियों पर बैंगनी रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है कि पुरानी पत्तियों पर बैंगनी रंग के धब्बे किस पोषक तत्व की कमी को दर्शाएंगे, तो वो दर्शाएंगे आपके फॉस्फोरस की कमी को दर्शाएंगे। ठीक है ना, फॉस्फोरस। ठीक, आगे देखते हैं, कमी से रोग कौन सा हो जाता है, तो सिकल लिप जो है रोग इससे हो जाता है। और नोट में क्या लिखा है कि मृदा में फॉस्फोरस बढ़ने पर, अगर कोई सॉइल है उसमें अगर फास्फोरस की मात्रा बढ़ जाती है तो जिंक, आयरन, कॉपर की उपलब्धता घट जाती है। ये याद रखें कि अगर क्या बढ़ेगा, फॉस्फोरस अगर बढ़ जाता है तो घटेगा क्या क्या, ये घट जाएगा जिंक, आयरन और कॉपर जो है घट जाएगा। ठीक है, अब इस प्रभाव को अपन क्या कहते हैं, एंटागोनिस्टिक प्रभाव इसको हम कह देते हैं। ये प्रभाव याद रखिए, एंटागोनिस्टिक प्रभाव कौन दर्शाता है, तो आपके याद रखेंगे फॉस्फोरस ये जो है प्रभाव दर्शाता है। ठीक है, पोटेशियम की अगर हम बात करें, ये भी प्राइमरी न्यूट्रिएंट का जो है अंतिम पोषक तत्व है पोटेशियम। इसका जो स्रोत होता है वो होता है फेल्सपार और माइका, ये कोशिका द्रव्य में जो है पाया जाता है, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, कार्य की बात करें तो रंध्रों को खोलने व बंद करने में, ठीक है ना, एक महत्वपूर्ण याद रखिए, इसमें स्टार लगा सकते हो आप, कि रंध्रों यानी स्टोमेटा को खोलने व बंद करने में जो सहायक पोषक तत्व है वो कौन सा है, तो वो पोटेशियम है। ट्रैफिक पुलिसमैन भी इसे कहते हैं, स्ट्रेस अवॉइडर भी इसे कहते हैं। प्रत्यक्ष रूप से सूखा सहनशील की क्षमता जो है रखने वाला जो पोषक तत्व है वो पोटेशियम है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से अगर बात करें तो वो कौन सा होता है, तो वो आपके फॉस्फोरस होता है। ठीक है ना। रोग तथा कीटों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है, मतलब प्रतिरक्षा से संबंधित आपके पोटेशियम है। गुणवत्ता युक्त पोषक तत्व भी आपके पोटेशियम को कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट व स्टार्च के स्थानांतरण व निर्माण में सहायक पोषक तत्व भी आपके पोटेशियम में होता है। शर्करा या शुगर के निर्माण में सहायक होता है ये। हिडन हंगर भी इसे कहते हैं। ठीक है ना, पोटेशियम जो होता है उससे छुपी हुई भूख यानी हिडन हंगर कहते हैं। लग्जरी कंजप्शन यानी आरामदायक खपत की अगर बात करें तो ये कौन दर्शाता है, तो ये आपके पोटेशियम दर्शाता है। ठीक है, 60 से ज़्यादा एंजाइम स्रावित करने में सहायक होता है पोटेशियम। ठीक है ना। ठीक है, अब आगे देखते हैं कमी के लक्षण। इसके जो कमी के लक्षण आपको पता है कि प्राइमरी न्यूट्रिएंट है तो पुरानी पत्तियों पे दिखेंगे, पुरानी पत्तियों पे किनारे झुलस जाते हैं। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन आएगी पुरानी पत्तियों के किनारे अगर झुलसे हुए हैं तो किस पोषक तत्व की कमी है, तो वो है आपके पोटेशियम की कमी है भाई। ठीक है, ये से भी आ सकता है। स्कॉचिंग और बर्निंग किस पोषक तत्व में प्रदर्शित होती है, तो आपके पोटेशियम की कमी से ये जो है दोनों क्रियाएं होती है। ठीक है, ये तो थे आपके प्राइमरी न्यूट्रिएंट यानी प्राथमिक पोषक तत्व। अब अपन बात कर रहे हैं द्वितीयक पोषक तत्वों की, और उसमें पहला आता है कैल्शियम। इसका जो स्रोत की बात करें तो वो होता है डोलामाइट, ये एक होता है डोलामाइट जिससे अपन कैल्शियम प्राप्त करते हैं। अगर कार्य की बात करें तो इसका कार्य जो होता है वो होता है कोशिका भित्ति के निर्माण में सहायक। ठीक है, पहला तो ये कार्य की कोशिका भित्ति के निर्माण में सहायक होता है। दूसरा होता है कोशिका विभाजन में मध्य पटलिका का निर्माण ये करता है। ठीक है ना। ठीक है, कमी के लक्षण शीर्ष भाग पर दिखेंगे। ठीक है ना, कैल्शियम और बोरोन के आपके कहाँ दिखते हैं, शीर्ष भाग पे। अपने यहाँ देखिए शीर्ष भाग पे इसके लक्षण दिखते हैं कैल्शियम के। आगे देखते हैं हुकनुमा संरचना हो जाती है। ठीक है, अगर शीर्ष भाग जो है अगर हुकनुमा आपने को दिख रहा है तो वहाँ किसी कमी हो गई, वहाँ कमी हो गई आपके कैल्शियम की। ठीक है ना। आगे देखते हैं गाजर में कैविटी स्पॉट अगर रोग जो होता है वो आपके कैल्शियम की कमी से होता है। टमाटर में BER रोग यानी ब्लूसम एंड रोट रोग जो होता है ये भी आपके कैल्शियम की कमी से होता है। ठीक है ना, कैल्शियम की कमी। ठीक है, सेब में
बिटर पिट रोग, ये भी आपकी कैल्शियम की कमी से होता है। मूंगफली में पॉपिंग जानते हो ना, जैसे मूंगफली है उसमें आपके दाना बनता नहीं है तो उसको अपन पॉपिंग कर देते हैं, ठीक है ना, वो भी आपकी कैल्शियम की कमी से ही होता है, ठीक है। ये थे आपकी कैल्शियम की जो सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं, यानी विभिन्नताएं जो होती है। देखते हैं आगे आ रहा है आपके दूसरा द्वितीयक पोषक तत्व, वो है आपके मैग्नीशियम, ठीक है। उसका जो स्रोत की बात करें वो है आपके डोलोमाइट, और इसकी जो कार्य की बात करें तो वो होता है क्लोरोफिल के निर्माण में सहायक होता है आपके मैग्नीशियम। पॉलीराइबोसोम के निर्माण में भी सहायक होता है आपके मैग्नीशियम, ये भी आप याद रखें, ठीक है ना। कमी के लक्षण की अगर हम बात करें तो पुरानी पत्तियों पे दिखते हैं। अपने को पता है कि Mg और MO के भी जो लक्षण होते हैं वो आपके पुरानी पत्तियों पे दिखते हैं, ठीक है ना। और अब देखते हैं अंतःशिरा हरिमाहीनता पाई जाती है, ठीक है। इसी कमी से क्या होता है, अंतःशिरा हरिमाहीनता मैंने आपको ऊपर समझा दिया है, तो ये होती है। अगर ऑप्शन में कुछ ही नहीं दिया हो, जैसे पुरानी पत्तियाँ भी नहीं दे रखी हो, नई पत्तियाँ भी दे नहीं रखी हो, तो अपन ऑप्शन अगर आएँ तो अगर सबसे पहले मैग्नीशियम को करना अपने को आंसर सही, फिर आयरन को मानना है, फिर आपके मैग्नीशियम को मानना है। अगर कुछ भी नहीं दिया हो, जैसे अगर पुरानी पत्तियाँ दे रखी है तो अपने को डिपेंडेंट क्या करना है, Mg करना है। अगर नई पत्तियाँ दे रखी है तो अपने को क्या करना है, Mn करना। लेकिन कुछ ही नहीं दे रखा, जैसे कि पुरानी पत्तियाँ भी नहीं है, नई पत्तियाँ भी नहीं है, तो सीधा देखा है कि अंतःशिरा हरिमाहीनता कौन सा पोषक तत्व दर्शाता है। तो सबसे पहले तो आंसर मानना आपको Mn को, फिर आंसर मानना है आयरन को, फिर आंसर मानना है आपको Mg का, ठीक है। ये समझाना मैं यहाँ चाह रहा हूँ आपको, ठीक है ना। आगे देखते हैं कि Mg से या मैग्नीशियम से जो है कौन कौन से रोग हो जाते हैं। तो पहला है तंबाकू में सैंड्रोन रोग हो जाता है, ठीक है। दूसरा पशुओं में ग्रास टेटन रोग भी जो है आपके मैग्नीशियम की कमी से ये रोग हो जाता है, ठीक है। आगे आ रहा है सल्फर, जो कि द्वितीयक पोषक तत्वों का अंतिम पोषक तत्व है। ये इसका स्रोत आपके कार्बनिक पदार्थ होते हैं, और अपन पहले पढ़ाई कार्बनिक पदार्थ आपके नाइट्रोजन का भी जो है स्रोत होता है, ठीक है ना, ठीक है। आगे देखते हैं कार्यों की बात करें सल्फर की, तो क्या क्या होते हैं। अमीनो अम्ल के निर्माण में सहायक, ठीक है। अमीनो अम्ल के निर्माण में सहायक आपके सल्फर होता है। अब कौन कौन से अम्ल जो अमीनो अम्ल है, एक तो सिस्टीन, एक सिस्टाइन और एक मिथ्योनिन। इसका जो फॉर्मूला है, जो आपकी जो ट्रिक है वो SMS है, ठीक है ना। जो आपकी जो सल्फर युक्त, जो ऐसे भी आ जाता है कि सल्फर युक्त एमिनो एसिड कौन कौन से हैं, तो वो है सिस्टाइन, सिस्टीन और मिथ्योनिन, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं एसिटाइल को एंजाइम के निर्माण में सहायक भी आपके सल्फर होता है। बायोटीन थाइमिन के निर्माण में सहायक है। तिलहनी फसलों में तेल की मात्रा बढ़ाता है, ये भी आप इंपॉर्टेंट करके लिख लो कि तिलहनी फसलों में तेल की मात्रा कौन बढ़ाता है, तो वो सल्फर बढ़ाता है, ठीक है। सब्जियों में तीखापन कौन लाता है, तो वो भी क्या लाता है, सल्फर लाता है, ये भी आप याद रखें। जिनके जो कार्य है ना, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता, तो आप कार्यों पे ज़्यादा फोकस करें, ठीक है ना, ठीक है। आगे देखते हैं कमी के लक्षण। कमी के लक्षण आपके नई पत्तियों में देखते हैं, अपन पहले ही पढ़ चुके हैं इसको। संपूर्ण पत्तियां पीली पड़ जाती है, ठीक है। जो नई पत्तियां होती है ना वो पूरी पीली पड़ जाती है, तो आप वहाँ किसकी कमी है, तो वहाँ सल्फर की कमी है, ठीक है ना, सल्फर की कमी है। आगे देखते हैं रोग कौन कौन से हो जाते हैं कमी से, तो वो हो जाते हैं चाय में पीलापन हो जाता है। मूंगफली की पत्तियाँ जो होती है वो वीग आकार की हो जाती है। सरसों की पत्तियाँ आपके कप जैसी संरचना, यहाँ से क्वेश्चन आता है, जैसे कप जैसी संरचना आपके किस पोषक तत्व की कमी से होती है सरसों में, तो आपके सल्फर की कमी से ये हो जाता है। रोग अधिकता से भी रोग होते हैं सल्फर की अधिकता से, कौन सा होता है, तो धान में अकोची रोग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया गया है कि धान में अकोची रोग, तो ये सल्फर की अधिकता यानी H2S की अधिकता और आयरन की जो है कमी से ये रोग हो जाता है। तो आप याद रखें, इंपॉर्टेंट लगा लें कि धान में अकोची रोग कैसे होता है, तो ये होता है आपके जैसे सल्फर की अधिकता से और आयरन की कमी से, ठीक है। ये तो थे आपके सेकेंड न्यूट्रिएंट यानी द्वितीयक पोषक तत्व। आगे बात कर रहे हैं अपन सूक्ष्म पोषक तत्व यानी माइक्रो न्यूट्रिएंट की। तो इसमें आ रहा पहला बोरोन, जिसका जो है स्रोत है वो टूरमेलिन है, ठीक है। क्या है, टूरमेलिन, ये भी याद रखें। और ये अधातु पोषक तत्व है। अभी जो TA का एग्ज़ाम हुआ जॉबनेर में, वहाँ भी ये क्वेश्चन आएगा निम्न में से कौन सा जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है वो अधातु है, तो वो अधातु आपके बोरोन होता है, ठीक है ना, ये भी याद रखें, ठीक है। इसके कार्य क्या क्या होते हैं, तो वो होता है आपका प्राकण व प्रागनली के निर्माण में। जो प्राकण होते हैं वो प्रागनली जो होती है उसके निर्माण में सहायक या निषेचन में सहायक कौन होता है, तो वो होता है आपके बोरोन, ये भी आप याद रखें, इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं, स्टार लगा सकते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट व स्टार्च के निर्माण में सहायक है बोरोन, ठीक है। पोटेशियम और कैल्शियम के अनुपात को नियंत्रण करने में भी आपके बोरोन का ही हाथ है, ठीक है, आप याद रख सकते हैं, इसमें बहुत भूमिका ये निभाता है। आगे देख कमी के लक्षण
आपके बोरॉन की अगर बात करें तो कमी के लक्षण शीर्ष पर दिखाई देते हैं। अपने पता ही कैल्शियम और बोरॉन जो आपके शीर्ष पे प्रदर्शित करते हैं अपने लक्षण। शीर्ष पत्तियों वीप जैसी आकृति हो जाती है। हुकनुमा आकृति की अगर बात करें तो वो तो कैल्शियम की कमी से हो जाती है, हुकनुमा आकृति, हुकनुमा, ठीक है। और वीप जैसी आकृति की बात करें तो अब आपके बोरॉन की कमी से हो जाती है, ठीक है। यह भी याद रखें कि जो ऊपर जो संरचना होती है, जैसे पौधे के ऊपर जो है टर्मिनल बड उसको जिसको हम कहते हैं, अगर वो हुकनुमा संरचना दर्शाती है तो कैल्शियम की कमी है, अगर वो वीप जैसी आकृति दर्शाती है तो वो बोरॉन की कमी है, ठीक है। आगे बात करें कि बोरॉन की कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं, तो वो हो जाते हैं फलों का फटना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आया है। फलों का फटना बोरॉन की कमी, फलों का सड़ना भी बोरॉन की कमी। सूरजमुखी में चिपीनेस की बात करें, चपीनेस की, तो वो भी आपकी बोरॉन की कमी हो गई। फूल गोभी में ब्राउनिंग की बात करें तो ब्राउनिंग की अगर बात करें फूल गोभी में तो बोरॉन की कमी से होता है ये रोग। रिजके में पीलापन भी आपके बोरॉन की कमी से होता है। फूल गोभी में होलो स्टेम भी आपके बोरॉन की कमी से हो जाता है। अंगूर में हैन एंड चिकन रोग, ये भी कई बार पूछा गया है, स्टार लगा सकते हो, तो ये आपके बोरॉन की कमी से हो जाता है, अंगूर में हैन एंड चिकन रोग। अब इसका मतलब ये है कि जैसे कोई गुच्छा होता है अंगूर का, तो उसमें जो है छोटे छोटे जब बड़े अंगूर नहीं बन के छोटे छोटे अंगूर बनते हैं, तो उसे अपन हैंड एंड चिकन रोग कहते थे, ठीक है। तम्बाकू में टॉप सिकनेस भी आपके बोरॉन की कमी से होता है। आंवले में नेक्रोसिस भी आपके बोरॉन की कमी से होता है। चुकंदर में अंतर्विगलन भी आपके बोरॉन की कमी से होता है। जड़ वाली फसलों में ब्राउन हर्ट अगर हो जाता है तो वो आपके बोरॉन की कमी से हो जाता है। फूल गोभी में होलो स्टेम की बात करें तो ये भी आपके बोरॉन की कमी था, नाइट्रोजन की अधिकता से ये रोग हो जाता है, अपन पहले ही पढ़ चुके हैं फूल गोभी में होलो स्टेम, ठीक है। आगे बात कर रहे हैं आयरन की। आयरन जो होता है वो होता है नई पत्तियों पे इसके लक्षण आपके दिखते हैं, ठीक है ना। आयरन के अपन पहले पढ़ चुके हैं। इसका जो स्रोत होता है वो आपके पायराइट होता है, आपको पता है, ठीक है। कार्य की बात करें तो ये फेरोडॉक्सिन के निर्माण में सहायक होते हैं, और ये लेग जो हीमोग्लोबिन होता है उसका भी निर्माण में ये सहायक होता है आपके आयरन। रोग की बात करें तो धान में सफ़ेद अंडाशय रोग होता है, वो आयरन की कमी से होता है, सफ़ेद अंडाशय रोग, ठीक है। धान में ब्राउनिंग जो होती है, ब्रोंजिंग जो होती है धान में, वो आपकी एपी की अधिकता से होती है। अब अधिकता से होता है, ये तो कमी से हो रहा है, और धान में जो ब्रोंजिंग जो होता है वो एपी की अधिकता से होता है, ठीक है। याद रखिए, स्टार लगा लें, यहाँ थोड़ा कन्फ्यूज हो जाते हैं बच्चे की। धान में ब्रोंजिंग रोग किससे होता है, तो एपी की अधिकता से। धान में अकोची रोग, जो कि मैंने पहले पढ़ लिया है, सल्फर की अधिकता और आयरन की कमी से ये रोग होता है, तो ये भी आप याद रखें। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट ये रखना कि धान में ब्रोंजिंग रोग किससे होता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं मैग्नीज। मैग्नीज जो है इसका कार्य क्या क्या है, तो ये क्लोरोप्लास्ट में आपके सहायक होता है, और ये लेग हीमोग्लोबिन जो है उसमें भी ये सहायक होता है। इसके रोग की बात करें तो वो होता है आपके जो व जई में ग्रे स्पेक रोग, ये भी कई बार आया इस साल में, तो ये ट्रेंड में जो क्वेश्चन रहा कि ग्रे स्पेक रोग किससे होता है, तो आपके मैग्नीज जो है उसकी कमी से ये हो जाता है। गन्ने में फलाहा झुलसा रोग, फलाहा झुलसा रोग भी आपके एमएन की जो है कमी से होता है, मैग्नीज की कमी से होता है, ठीक है। मटर में मार्स रोग, ये भी आपके एमएन की कमी से होता है, ये भी आप याद रखें कि एमएन की कमी से 3 रोग होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा रहे हैं, ठीक है ना। अधिकता की बात करें तो अधिकता में आपके होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, कपास में क्रिंकल लीप रोग, ये स्टार लगा के यहाँ लिख लें कि आपके एमएन की जो अधिकता से जो रोग हो रहा है वो कौन सा होता है, वो कपास में क्रिंकल लीप जो होते हैं वो एमएन की अधिकता से होते हैं, ठीक है, यानी मैग्नीज की अधिकता से होते हैं। नोट में क्या है, मृदा में कार्बनिक पदार्थ डालने पर कॉपर मैग्नीज की कमी हो जाती है, ठीक है ना। अगर आप डालते हो मृदा में कार्बनिक पदार्थ तो वहाँ कॉपर की और मैग्नीज की कमी हो जाती है, ये कहना चाह रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं कॉपर। कॉपर में स्रोत होते हैं वो चाल्कोपाइराइट होता है स्रोत, ठीक है, जिससे आपको कॉपर प्राप्त होती है। कार्य की बात करें तो इलेक्ट्रॉन वाहक का कार्य करता है, ठीक है। प्लास्टोसाइनिन का निर्माण ये आपके करता है कॉपर, ठीक है। रोग की बात करें तो नींबू में गमोसिस, नींबू में डाइबेक रोग, धान्य फसलों में रिक्लेमेंसन रोग आपके ये कर देता है कॉपर, ठीक है। जिंक की बात कर लें आगे, तो जिंक है आपके स्प्लेराइट से आपके जिंक जो है जिंक तत्व जो आपके प्राप्त होता है। और इसकी कार्य की बात करें तो ऑक्सीजन एक हार्मोन होता है, उसका निर्माण में सहायक होता है, ऑक्सीजन हार्मोन जो होते हैं, ठीक है, उसके निर्माण में सहायक है जिंक। और ट्रिप्टोफेन अभी कैसे प्राप्त होता है, तो ट्रिप्टोफेन होता है एमिनो एसिड जो होता है उसमें जिंक क्रिया करके आपके ऑक्सीजन उसको बना देता है। तो अपने को कभी पूछा जाए कि ऑक्सीजन का जो पूर्ववर्ती होता है वो क्या होता है, तो ट्रिप्टोफेन एमिनो एसिड उसका पूर्ववर्ती होता है, ठीक है। आरएनए के निर्माण में सहायक होता है आपकी जो है जिंक, ठीक है ना। कमी के लक्षण मध्यम पत्तियों पे सबसे पहले यह याद रखें कि जो जिंक होता है ना, ये जो है अपना जो प्रभाव संपूर्ण पौधे पे दर्शाता है, लेकिन सबसे पहले जो प्रभाव दर्शाएगा तो ये आपके सबसे पहले जो दर्शाता है वो मध्यम पत्तियों पे, फिर आपके नई पत्तियों पे,
फिर आपकी पुरानी पत्तियों में, मतलब संपूर्ण जो पौधा होता है, पौधे पर इसके लक्षण दिखते हैं। ये भी याद रखें, कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि संपूर्ण पौधे पर किस पोषक तत्वों के लक्षण दिखते हैं, तो वो आपकी जिंक की कमी के लक्षण संपूर्ण पौधे पे आपको देख सकते हैं। ठीक है ना। आगे देखते हैं पौधे में माल फॉर्मेशन, ये याद रखें। अब इसका अर्थ क्या होता है माल फॉर्मेशन का? इसमें क्या है कि जो पत्तियाँ होती हैं, पत्तियाँ हो गई या पौधे हो गए, वो आपके छोटे रह जाते हैं, मतलब बढ़ नहीं पाते, ग्रोथ नहीं कर पाते। तो इसका अर्थ ये है कि पौधे में जो माल फॉर्मेशन है ये कौन करता है, तो ये आपके जिंक की कमी से ये हो जाता है। ठीक है। आगे देखते हैं रोग, कमी से कौन कौन से रोग होता है। धान में खेरा रोग, जो कि आपकी जिंक की कमी से हो जाता है। और इसका जो है विवरण यहाँ दे रखा है कि इसकी खोज किसने की थी, तो YN नेने ने इसकी खोज की, जो कि आपके पंत यूनिवर्सिटी जो है वहाँ इसकी जो है खोज हुई। धान की बुआई के 3-4 सप्ताह बाद इसके जो है लक्षण दिखाई देते हैं और नई पत्तियां आपके रेडिश ब्राउन रंग या लाल भूरे रंग की हो जाती है। अगर ये आपके लक्षण दिखें तो वहाँ आपके खेरा रोग हो गया, ये भी याद रखें। और YN नेने ने इसकी खोज की थी। ठीक है। दूसरा रोग हो ज़्यादा कमी से, वह है आपके ज्वार व मक्का में सफ़ेद कली का रोग, जिसे हम कहते हैं वाइट बड डिजीज़। ठीक है ना, वो हो जाता है आपके जिंक की कमी से। आलू में लीफ कल की बात करें तो वो भी आपकी जिंक की कमी से हो जाता है। और कपास, आलू व में लिटिल लीफ रोग जो है वो आपकी किससे होता है, जिंक की कमी से होता है। आगे देखते हैं अमरूद में ब्रोंजिंग रोग। अमरूद की बात करें तो उसमें ब्रोंजिंग जो रोग होता है वो जिंक की कमी से होता है। और धान में अगर ब्रोंजिंग की बात करें तो वो Fe की अधिकता से होता है, ये भी याद रखिएगा, अधिकता से, धान में अधिकता से होता है। और जो अमरूद में ब्रोंजिंग होता है वो जिंक की कमी से होता है। यहाँ तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो अब मैंने आपको यहाँ बता दिया है। ठीक है। मोलिब्डेनम की बात करें तो उसका जो स्रोत होता है वो ओलोनाइन होता है। और इसके कार्य की बात करें तो वो होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक है आपके मोलिब्डेनम। ठीक है। नाइट्रोजन रिडक्टेज एंजाइम में भी सहायक आपके मोलिब्डेनम है। ठीक है। कमी के लक्षण की अगर हम बात करें तो वो पुरानी पत्तियों पे आपके दिखते हैं। तो अपने को पता है कि MN, Mg और MO, N, P और K, तीन सभी पाँचों जो पोषक तत्व है ये अपना जो लक्षण है वो पुरानी पत्तियों पे ही प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। रोगों की बात करें तो रोग होता है फूल गोभी में V पटेल रोग, आपके किससे कम होता है, मोलिब्डेनम की कमी से हो जाता है, ये आप याद रखें। फूल गोभी में कपिंग रोग भी जो है आपकी किससे कमी से होता है, तो आपके मोलिब्डेनम की कमी से ये रोग हो जाता है। ठीक है। लेग हीमोग्लोबिन के निर्माण में भी सहायक आपके मोलिब्डेनम होता है। अगर बात करें Fe तो सबसे पहले Fe आता है, फिर आपके मैग्नीज आता है, फिर आपके मोलिब्डेनम आता है। ठीक है ना। ठीक है। आगे देखते हैं क्लोरीन, आपके आगे पोषक तत्व आ रहा है क्लोरीन। क्लोरीन में जो क्या होता है, कार्य की बात करें तो प्रकाश संश्लेषण में जल का अपघटन, अगर आपकी बात करें अपघटन कौन करता है तो सबसे पहले आता है क्लोरीन, उसके बाद मैग्नीज आता है। ठीक है। ये ऑस्मो रेगुलेशन भी करता है। ऑस्मो रेगुलेशन की बात करें तो आपके उसमें आ जाता है आपके क्लोरीन। ठीक है ना। नोट में क्या लिखा हुआ है, क्लोरीन की अधिकता से स्टार्च वाली फसलों तथा तंबाकू की पत्तियां कम करता है। ठीक है। जैसे स्टार्च वाली कोई फसल है, जैसे चुकंदर हो गया, आलू हो गया, तो उसमें आप यूज़ नहीं करते। क्लोरीन जो होता है उस पोषक तत्वों में जो है उसको जो है कम कर देता है या प्रोडक्शन को कम कर देता है। और जो तंबाकू होते हैं उसकी पत्तियों को आपके जो है जला देता है क्लोरीन, तो इसका यूज उसमें नहीं कर सकते। ठीक है ना। आगे देखते हैं निक्ल। निक्ल की बात करें तो ये यूरिएज एंजाइम की क्रियाशीलता को बढ़ाता है। ये याद रखें, यूरिएज एंजाइम की क्रियाशीलता कौन बढ़ाता है, तो निक्ल बढ़ाता है। बीजों में अंकुरण जीवन क्षमता को बढ़ाता है, तो आपके निक्ल बढ़ाता है। ठीक, ये भी याद रखें। ठीक है। ये तो थे अपने माइक्रोन्यूट्रिएंट यानी सूक्ष्म पोषक तत्व, जो कि 8 होते हैं। अपन एक एक करके 8 पूरे पढ़ लिए हैं। आगे आ रहा अपना जो नया टॉपिक वो आ रहा है आपका क्रियात्मक व उपापचय पोषक तत्व, जिसे हम कहते हैं लाभदायक पोषक तत्व भी कह सकते हैं। और वो कौन, जो इसकी जो खोज की थी वो निकोलस ने की थी और 1961 में की। और ये कितने होते हैं, ये 4 होते हैं। ठीक है ना, 4 होते हैं। मैंने बताया था शुरू में ही कि जैसे 17 तो आपके आवश्यक पोषक तत्व ही होते हैं। अगर कभी ऑप्शन में 17 नहीं आए तो ये 4 अगर जुड़ के उसमें पूछा जाए तो फिर हो जाते हैं 21। इसलिए वो अपन 17 प्लस 4 यानी 21 उसको इसलिए कर देते हैं। ठीक है ना। ठीक है। अब इसको एक एक करके अपन देख लेते हैं। सबसे पहले रहा आपके सिलिकॉन। सिलिकॉन का जो है क्या होता है, तो इसके जो है इसका जो प्रभाव अपने पौधे में क्या क्या दिखता है वो अपन देखते हैं। तो वह रोग व कीटों से लड़ने में सहायता करता है आपके सिलिकॉन। ठीक है। जैविक व अजैविक तनाव से मुक्त कराता है आपको सिलिकॉन। तो ये आपके लाभदायक है, सिलिकॉन, सोडियम, वेनेडियम और कोबाल्ट। ये जो आपकी 4 जो लाभदायक पोषक तत्व है वो आपकी ये हैं। तो सोडियम की अगर हम बात करें तो आपके कैम व होलोफाइट जो होते हैं, हेलोफाइट पादपों में आवश्यक होते हैं।
केम पौधे होते हैं, जैसे आपके जैसे केम होते हैं, C4 होते हैं, सिप जो है आपके C3 होते हैं, केम होते हैं, ये पौधे होते हैं ना जैसे, तो उसमें केम व होलोफाइट पौधों में आवश्यक होता है आपकी जो है सोडियम, ठीक है ना। और आप वेनेडियम की बात करें तो वो आपकी BGA व नाइट्रोजन फिक्सेशन में सहायता करता है आपके वेनेडियम। और कोबाल्ट की बात करें तो विटामिन B12 के निर्माण में सहायता करता है और नाइट्रोजन फिक्सेशन में आपकी कोबाल्ट सहायता करता है। तो अपने को ये पूछा जाता है पहला क्वेश्चन तो कि क्रियात्मक व उपापचय पोषक तत्व निम्न में से कौन सा है, तो ये इनमें से एक ऑप्शन हमें आपको मिल जाएगा। या ये ऐसा पूछा जाए कि लाभदायक पोषक तत्व कौन सा है, तो अपने को इनमें से एक पोषक तत्व वहाँ ऑप्शन में मिल जाएगा। ये प्री PG में आया कि लाभदायक पोषक तत्व कौन सा है, प्री PG 2022 में, तो उसमें ऑप्शन में था आपके सोडियम, तो उसको सोडियम, बच्चे आपके फॉस्फोरस करके आ गए थे, लेकिन उसका जो राइट आंसर माना था वो आपकी सोडियम माना था और वही राइट था। ठीक है, आगे देखते हैं। अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट, अति सूक्ष्म पोषक तत्व। ठीक है, अति सूक्ष्म पोषक तत्व की खोजों की अगर बात करें तो इसकी जो खोज की थी वो निकोलस ने 1963 में की। और ये होता क्या है, अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट जो होता है उसमें आपको आवश्यकता होती है, पौधे में इन पोषक तत्व की आवश्यकता होती है 1 ppb, ठीक है। और जैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट की तो आपकी बात हो रही थी 1 ppm की, अगर उससे कम है तो वो आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट है, लेकिन ये B हो गया, पर पार्ट बिलियन की बात हो गई यहाँ, तो इसलिए आपके इसको अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट पोषक तत्व कहा गया। ठीक है, इसमें जो मुख्यतः आता है वो आता है मोलिब्डेनम, ठीक है ना। मोलिब्डेनम वैसे आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट में आता है, लेकिन ये अल्ट्रा, इसको बहुत कम पौधे को आवश्यकता होती है मोलिब्डेनम की, ठीक है ना, इसलिए इसको अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट में रखा गया है। ठीक है, अब देखते हैं दो में मृदा से पोषक तत्व निम्न विधियों से प्राप्त करते हैं। जो पौधे होते हैं वो आपके जैसे मृदा से पोषक तत्व लेंगे तो किस किस विधि से लेंगे वो अपन चर्चा कर रहे हैं, जिसमें पहला आता है मास फ्लो। मास फ्लो से आपके इस विधि से नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, कैल्शियम उपलब्ध होते हैं। मतलब ये 3 पोषक तत्व होते हैं, जैसे नाइट्रोजन, मैग्नीशियम और कैल्शियम, ये आपके मास फ्लो से पौधा प्राप्त करता है। दूसरा करते हैं विस्तरण। इस विधि से आपके फास्फोरस और जिंक उपलब्ध होते हैं। अब विसरण क्या होता है, अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करना आपको विसरण कहलाता है। तो इस विधि से कौन करता है, फास्फोरस और जिंक करते हैं। ठीक है, जड़ संपर्क विधि से आपके जो जितने पोषक तत्व होते हैं, जो कि 21 होते हैं, वो सारे जो है आपके जड़ संपर्क विधि से जो है पौधे को प्राप्त होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं नोट में क्या लिखा हुआ है। जिंक एकमात्र ऐसा पोषक तत्व है जो कि इन तीनों विधियों से उपलब्ध होते हैं। जो ये तीनों विधियां हैं उससे उपलब्ध हो जाता है, कौन सा है, वो है जिंक। ठीक है, आगे देखते हैं। पौधे मुख्यतः पोषक तत्वों को जड़ों द्वारा, जाइलम द्वारा निष्क्रिय विधि और धनायन के रूप में लेता है। अगर हम बात करें कि जो पौधे होते हैं वो किस रूप में लेता है, तो वो सबसे पहले जड़ों से लेगा, जाइलम से लेगा और निष्क्रिय विधि से लेगा, और धनायन को है पौधा आपके ज़्यादा ग्रहण करता है। ये कहना चाहता है इस लाइन के माध्यम से। ठीक है, आगे देखते हैं। पर पार्ट मिलियन आपके जो ppm में दे रखा है उसका अर्थ होता है पर पार्ट मिलियन, इसका जो दे रखा है 10⁶। ठीक है ना, इसको अगर हम खोलेंगे तो 1 2 3 मतलब 6 जीरो आपके इसमें लगे हुए हैं। ठीक है, इकाई की बात करें तो आपके दे रखा है मिलीग्राम प्रति लीटर। इसका जो इकाई होती है वो होती है मिलीग्राम प्रति लीटर। ठीक है, और अगर इसमें अगर इसको सोल्व करें तो जैसे कोई दे रखा है आपके 1 मिलीग्राम जो कोई पदार्थ है उसको अपन 1 लीटर पानी में घोलें तो आपकी जो सॉल्यूशन होगा वो 1 ppm का हो जाएगा, ये कहना चाहता है। ठीक है, जैसे 1 ppm जैसे यूरिया है, 1 ppm यूरिया को अपन 1 लीटर पानी में घोल रहे हैं, 1 लीटर वाटर में, तो वो सॉल्यूशन कितने का बनेगा, तो यहाँ तो लिख देंगे अपन 1 और नीचे भी क्या है 1 लीटर है, तो 1 में 1 का भाग देंगे तो 1 आ गया, तो 1 ppm का वहाँ क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। ये कहना चाह रहा है आपके इस जो है पर पार्ट मिलियन में, ये समझाना चाह रहा है इन 2 चीज़ों से। और इसके जो आपके न्यूमेरिकल होते हैं वो अपन एक क्लास लाएंगे लास्ट में, सारे न्यूमेरिकल जो होते हैं एग्रोनॉमी के वो उसमें कराएंगे अपन। ठीक है ना, अपन तो अभी तो ये समझा रहे हैं कि पर पार्ट मिलियन क्या होता है, तो इसका मतलब अपने को समझ गया। मिलियन का मतलब होता है आपके 10 लाख। ठीक है ना, ठीक है, आगे देखते हैं। पोषक तत्वों की मात्रा ज्ञात करने की विधियाँ क्या होती है, कि जैसे पोषक तत्व है तो वो उसकी मात्रा ज्ञात करने के लिए किस विधियों का यूज होता है, वो अपने को एक एक करके देखते हैं। तो यहाँ है पोषक तत्व, यहाँ है विधियाँ। कुल नाइट्रोजन अगर हमें देखना है तो किस विधि का यूज होगा, तो होता है जेल डोल विधि का। ये भी कई बार पूछा गया है, स्टार लगा सकते हैं। अगर उपलब्ध नाइट्रोजन की बात करें तो उसमें कैल्शियम, पोटेशियम क्या दे रखा है, MnO4 का यूज होता है,
यानी पोटेशियम पर मैंगनेट विधि जो होती है उसका इसमें यूज हो जाता है, ठीक है ना। अगर आगे बात करें फॉस्फोरस की, तो इसमें अलग अलग विधियाँ हैं। इसमें ब्रेन नंबर 1 जो है उसका यूज आपकी एसिडिक सॉइल में क्या करते हैं, आपकी फॉस्फोरस की मात्रा ज्ञात करने के लिए। ओल्सन विधि की अगर हम बात करें तो एल्कलाइन जो सॉइल होती है उसमें यूज होता है, ठीक है। और आगे देख कोलेरोमीटर भी इसमें यूज, अपन कोलेरीमीटर जो होता है वो भी अपनी इसमें फॉस्फोरस की मात्रा ज्ञात करने के लिए यूज कर लेते हैं। तो ऐसे करके अपन एक एक करके देख रहे हैं। पोटेशियम और सोडियम की अगर हम बात करें तो इसमें आपके यूज होता था फ्लेम फोटोमीटर का यूज अपन इसमें कर लेते हैं। आगे देखते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व। इसका जो अगर आपकी उपलब्धता की अगर बात करें उसमें आप यूज लेंगे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर AAS, ठीक है ना, ये भी यूज अपन इसमें ले लेते हैं। सल्फर की बात करें तो आपके टर्बीमेट्रिक विधि आपकी इसमें यूज होती है। सल्फर की अगर उपलब्धता की बात करें तो उसमें टर्बीमेट्रिक विधि से इसको अपन देख लेते हैं। ऑर्गेनिक मैटर की अगर बात करें तो उसको अपन वोकली और ब्लैक मेथड से अपन इसको याद कर लेते हैं, ठीक है ना। ठीक है, नोट दे रखा है कि क्या क्या है। तो चुकंदर में सोडियम सूखा सहन करने की क्षमता को बढ़ाता है। जो चुकंदर होता है वो आपकी सूखा सहनशील पादप है, तो उसमें जो सोडियम जो होता है वो उसको क्या करता है, सूखे के प्रति जो है प्रतिरोध उत्पन्न करवाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, मृदा में सिलिकॉन आयरन मैंगनीज की विषाक्तता को कम करता है। अच्छा, जो मृदा में जो सिलिकॉन होता है ना, जो कि आपकी लाभदायक होता है, सिलिकॉन जो होता है वो आपके आयरन और मैंगनीज की जो विषाक्तता होती है उसको क्या करता है, कम करता है। ये भी आपको याद रखना है। तो ये था आपके पोषक तत्व। तो अपन इसको पूरे को पढ़ लिए हैं, एक एक करके उसका सॉल्यूशन भी देख लिए हैं। तो ऐसे करके आज ये अपना टॉपिक समाप्त हो रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जो है कर सकते हैं। धन्यवाद।